हम देखते हैं पहले कि अस्थमा क्या है, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके फेफड़ों के अंदर जो सांस जाने वाली नलियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और वो उस कारण से आपको हवा प्रॉपर नहीं आ पाती। और ये जैसे छोटी बेटी को देख रहे हैं आप, ये स्टेरॉइड के स्प्रे डॉक्टर इनको देते हैं। ये ऊपर छोटा सा स्प्रे का ये बॉटल लगी हुई, स्टेरॉइड का स्प्रे देते हैं, और ये स्टेरॉइड के स्प्रे देने से इनको ये अस्थमा की प्रॉब्लम रिलीव हो जाती है। आइए और देखें कि आगे हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या है ये? एक ऐसी स्थिति है जो फेफड़ों में मौजूद छोटे मार्ग को प्रभावित कर देती है, सांस आने में मुश्किल हो जाती है, और अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एक जान लीजिए कोई आदमी मर सकता है इससे। सांस ना आने के कारण मर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों में तो करीबन छोटे बचपन से ही शुरू हो जाता है, और बल्कि बहुत छोटे बच्चों को कई बार बचपन से लेकर 5-6 साल 8 साल तक होता है, फिर ठीक भी हो जाता है। और अभी तक का सर्वे ये कहता है कि 10 में से 1 बच्चे को अस्थमा होता है, और 20 में से 1 बालिग ये दमा से पीड़ित होते हैं, और ये काफी प्रॉब्लम वाली बीमारी है क्योंकि सांस नहीं आती, और इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है। और इंडिया में, या कह लो पूरे संसार में, हर 10 सेकंड में किसी एक व्यक्ति को दमा का अटैक पड़ता है। और भारतों में दमा पीड़ितों की संख्या 3 करोड़ है, से ज्यादा है। और आ, मतलब किसी को समझ नहीं आता हम क्या करें। उनको यही नहीं पहले पता लगता कि मेरे को एलर्जी किस चीज की है। एलर्जी ढूंढने के लिए उनको तरह तरह के कोशिशें करनी पड़ती हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, एलर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है जो मेरे को अचानक अस्थमा का अटैक हो जाता है। यही ढूंढते ढूंढते कई सालों लग जाते हैं। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अस्थमा के अंदर। और जिसको भी अस्थमा का अटैक होता है वो हमेशा सहमा सहमा सा रहता है, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता कि किस टाइम पर वो उसको अटैक हो जाएगा। कुछ नहीं पता कि किस टाइम पर उसको कुछ होगा और अचानक सांस आनी बंद हो जाएगी, और बस यहीं पर ही आके सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और अस्थमा के लक्षण, जैसे लक्षण है, ये सिर्फ मैंने 8-9 ब्रॉड, बड़े कह लीजिए कि मोटा मोटी तौर पे ये लक्षण हैं 8। लेकिन 8 के अलावा अ, कई 100 हो सकते हैं, हर एक का लक्षण अपना हो। जैसे अस्थमा के लक्षण है, पहले खांसी आना, सीने में जकड़न जैसी महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में घरघराहट, रात में या सवेरे में कभी एक टाइम आ जाना, ठंडी हवा में सांस लेना। आदमी सोच रहा है मैं ताजी हवा में जाऊं, ताजी हवा में जाता है तो उसको अस्थमा का अटैक हो जाता है। और कईयों को तो एक्सरसाइज करने एकदम ठीक होते हैं, कहते हैं एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा शरीर को चलाओ, और शरीर को चलाते हैं तो अस्थमा हो जाता है। अरे ये बड़ी प्रॉब्लम है, और लोगों को समझ नहीं आता कि हम करें क्या अब। कि एक एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करते हैं तो अस्थमा का अटैक हो जाता है। और इसमें थकान महसूस होती है, ऑक्सीजन नहीं जाती, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है, बहुत गंभीर हो जाता है आदमी, कहते हैं यार मुझे पता ही नहीं मुझे किस टाइम सांस आनी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, और इस गंभीर स्थिति को कैसे मैनेज करें। देखिए दार्जुनाइन के अंदर आके हम सब इकट्ठे बैठ के, हम इकट्ठे मिल के कम से कम ये सोच तो सकते हैं कि अस्थमा क्या है, वरना कहीं पर भी ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। आप सब लोग दार्जुनाइन के अंदर हैं, बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत बढ़िया है। तो ये कि दार्जुनाइन में होके आप ऐसी ऐसी गंभीर स्थितियों के बारे में मिल के सोच तो सकते हैं। चलिए एक टेलीफोन मैंने दिया हुआ है, एक किसी तरीके से आप हमको कांटेक्ट कर पाते हैं, और कुछ ना कुछ करके हम इस किसी सिचुएशन को सोच समझ के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। अस्थमा के प्रकार, अस्थमा के प्रकार देखकर ही आपको पता लग जाएगा। देखो सामने मेरा कर्सर देखो, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक। कईयों को नॉन एलर्जिक, किसी चीज से एलर्जी नहीं है फिर भी अस्थमा। सोच लिए लीजिए कि कितनी ये कैसी बीमारी है ये। मिक्स्ड अस्थमा है, अस्थमा है, व्यायाम टाइम अस्थमा है, खांसी के साथ अस्थमा, व्यवसायिक अस्थमा। व्यवसायिक अस्थमा मतलब ऑफिस जाता है तो अस्थमा का अटैक हो जाता है। अब वो आदमी क्या करेगा, आप सोचिए कि
भाई पैसा कमाने के लिए हर आदमी ऑफिस जाता है, काम की जगह पे जाता है, और ये जनाब काम की जगह पे जाते हैं तो इनको अस्थमा का अटैक, क्या करेंगे? और वही लोग हैं जो आप देखते हैं कि अपने साथ पंप लिए घूमते हैं, कभी देखते हैं आप? देखते होंगे जरूर, क्योंकि यही लोग हैं, ये अपने साथ पंप अपने जेब में कैरी करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है बस में बैठेंगे क्या मालूम सांस आनी बंद हो जाए, दफ्तर में जाके बैठेंगे क्या पता सांस आनी बंद हो जाए, या कहीं पर ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर इनको सांस आनी बंद हो जाए। रात के टाइम अस्थमा, नकली अस्थमा, नकली अस्थमा तो सबसे ट्रिकी, कि वो ये कि इनको लगता रहता है कि मुझे अस्थमा है लेकिन होता नहीं, और डॉक्टर बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन हजारों रुपए खर्चा के पता लगाते हैं कि वैसे वो आपको तो कुछ और है, खांसी है, ये पुरानी खांसी टाइप है, ये अस्थमा नहीं है, लेकिन आपको सिम्टम सारे अस्थमा के आ रहे हैं, बचपन से अस्थमा है, वयस्क अस्थमा है, ये डिफरेंट टाइप्स के अस्थमा है। और एक आप देख रहे हो खांसी के साथ अस्थमा, खांसी के साथ अस्थमा, ये सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा है। और ये जैसे जैसे हमारा पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कैसे पोल्यूशन बढ़ रही है। कारें हमने मांगी थी, कारें हमको मिल गई, कारों के साथ पोल्यूशन मिल गया फ्री, आप कुछ नहीं कर सकते। और हमने मांगे थे मॉडर्न चीजें आए, मॉडर्न चीजें के साथ साथ हम एंजॉय करेंगे, जिंदगी हमारी बेहतर होगी। बेहतर होने की जगह मॉडर्न चीजों के जो कारखाने लगे, उनमें से निकला खूब धुआं, और धुएं के साथ हुई प्रॉब्लम, और आ गया अस्थमा। और ये है हमारा हाल, सोच सकते हैं। और उसके साथ मिला हमको सीओपीडी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीओपीडी का दोस्तों मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वो ये है। सीओपीडी इस टाइम पर अस्थमा से भी ज्यादा पॉपुलर है, अस्थमा जैसी है, अस्थमा जैसी। आगे आगे बात करेंगे, आइए देखिए क्या बात करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सिनेरियो, ये सीन है हमारे हर शहर का। हम जी रहे हैं, जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, डिसाइड कर लो। धुआं, पोल्यूशन, कारखाने, धुआं फैला हुआ है, फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े कारखानों से खूब धुआं निकल रहा है, और ये सारा हमको सुनना पड़ रहा है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कच्चे अनुमान से पता चलता है कि भारत में सीओपीडी के 3 करोड़ मरीज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। सोच लीजिए, 3 करोड़ मरीज है इंडिया के अंदर। और लैंसेट के हिसाब से 218 के अध्ययन के अनुसार 1990 में भारत में सीओपीडी के 2.8 करोड़ मामले 2016 में, 90 से 2016 में 26 साल के अंदर 5 करोड़ 53 लाख हो गए। दुनिया की आबादी का 18% है इंडिया, हमारी पॉपुलेशन 18% है दुनिया की आबादी की। फ्रेंड्स, ये जान लीजिए, 18% आबादी, लेकिन 32% सीओपीडी हम संभाल के बैठे, 32%। सोच लीजिए कितना ज्यादा है सीओपीडी, यानी कि हमारे आसपास कितनी पोल्यूशन। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भारत की एक ऐसी बीमारी है, हम ग्लोबल कैपिटल बन चुके हैं जी इसके, गर्व महसूस होना चाहिए ना, है ना? देखिए, किसी चीज के तो ग्लोबल कैपिटल बने, ग्लोबल कैपिटल बन गए हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सबसे आगे हैं हम। और इसका कारण है प्रदूषण और तंबाकू। जो भी लोग सिगरेट पीते हैं, मैं उनसे खास कहना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण और सिगरेट इसका सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है सीओपीडी का, जान लीजिए बड़ी अच्छी तरह। फेफड़ों का गंभीर रोग है, वायु मार्ग में रुकावट आने से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये तकलीफ जो है और सिम्टम क्रिएट होती है, जलन, सूजन, रुक रुक के सांस आना, सांस ना आना, सांस आते हुए भी ऐसा लगना कि जैसे मैं सांस अच्छी तरह नहीं आ रहा, शरीर फिर सुस्त रहता है, ऑक्सीजन क्योंकि प्रॉपर जाती नहीं है, ऑक्सीजन क्योंकि प्रॉपर जाती नहीं है, और शरीर जो है वो सुस्त रहता है। और
ये प्रॉब्लम चलती ही रहती है। एक तो होगी, एक प्रॉब्लम आई 2 दिन में चली गई, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये वहीं की वहीं है, लगातार आपको ये प्रॉब्लम लगी रहेगी, और इसको कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यानी कि आपके जो अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं, जहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, उनकी इन्फ्लेमेशन, उनमें सोजन, ब्रोंक्यूल कहते हैं उनको, जहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, और वहां पर आपका लगातार इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, और आपको सांस आने में तकलीफ लगातार होती ही रहती है। कोई सोचिए 1 मिनट के लिए, सोचिए उस आदमी की हालत क्या होती होगी कि जिसको सवेरे से लेकर शाम तक सांस की ही तकलीफ होती रहे। वो आदमी कहेगा ये क्या जिंदगी जी रहा हूं, क्या हो रहा है मुझे? और ये हवा है कि कभी साफ ही नहीं होती है। ये हवा कब साफ होगी? कब ये फैक्ट्रियों से धुआं जो निकला हुआ है मेरे अंदर जाना बंद होगा? दोस्तों, हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने सब कुछ बताया आपको कि अस्थमा और सीओपीडी मिलाकर ये 20% केसेस से ज्यादा हमारे आसपास घूम रहे होते हैं। हर 10 आदमी जिनको हम मिलते हैं, उनमें से 2 या 3 आदमी जो होते हैं, वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के केस होते हैं। कितनी जबरदस्त है ये बीमारी, सोचिए। और इससे, इस बीमारी से होने वाले वर्क आवर्स का लॉस कितना ज्यादा होता है, सोचिए। ये आज हम बात कर रहे हैं इस चीज की, वो ये नहीं है कि ये बीमारी है, ठीक होगी कि नहीं होगी। आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के साथ वर्क लॉस कितना होता है। कोई भी आदमी जिसको 10 में से 2 या 3 आदमी, वो कभी 100% परफॉर्म कर ही नहीं रहे, वो कभी 100% काम कर ही नहीं रहे। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने उस आदमी को काम दिया था, अब हो जाएगा। ऑफिस के अंदर 10 में से 3 आदमी हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो क्या आप कहेंगे यार, मैं किस चीज के ऊपर विश्वास करके अपने बॉस को कहूं सर ये काम मेरा हो जाएगा? किसके ऊपर? आप कुछ लोगों के ऊपर ही कहेंगे ना कि ये लोग हैं, मेरा काम कर देंगे। लेकिन उन लोगों में से 3, और सीजन आने पे तो 3 के भी 4, 4 के 5, ऐसे होते जाते हैं। सीजन मतलब जैसे सर्दी का सीजन आया, जैसे सर्दियों में पोल्यूशन कितनी बढ़ जाती है यहाँ पर शहरों के अंदर, तो ऐसे सीजन के अंदर तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम फेस करना पड़ता है। कैसे रुके, कैसे रोकथाम होगी? मेरे साथ रहिएगा, एक एक पॉइंट में एक एक बताना चाहूंगा आपको, एक एक। स्मोकिंग करने वाले इसको छोड़ें, और किसी और के मुंह से निकले हुए धुएं से बच के रहें, नंबर 1। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि पैसिव स्मोक के अंदर ज्यादा कैंसर क्रिएट करने के चांसेस होते हैं, जो स्मोकर से ज्यादा। सोच लीजिए, घर के अंदर और बाहर की। घर के अंदर आप तो सोचे हमारा घर तो सेफ है। घर के अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपके घर में रसोई में बन रहे घी में पूरियां तली जाती हैं, आपके घर में सब्जियां बनती हैं, आपके घर में जो आपके फर्नीचर का पेंट उड़ता रहता है, आपके घर के अंदर हर तरीके का परफ्यूम इस्तेमाल होता है, साबुन इस्तेमाल होता है, आपके घर के अंदर कभी कभी आप मच्छरों की दवाई भी छिड़कते हैं, आप घर के अंदर मच्छरों को दूर रखने के लिए कुछ लगाते हैं। ये सारी क्या है? प्रदूषण की गैसेस। ये सारी प्रदूषण की गैसेस हैं, और ये आपके घर का अंदर पोल्यूशन देती है। देखिए, मैं आप सबको ये नहीं कह रहा कि आप डर जाएं इससे, लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा का इस्तेमाल करें अपने घर के अंदर। मैक्सिमम एक दिन के अंदर 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके, पूरे खिड़कियां दरवाजे अच्छे से खोल के आप अच्छी तरह ताजी हवा को आने दें, और घर के अंदर बिल्कुल बंद करके मत रहें। ध्यान रखिए, आपके घर के अंदर की गैसेस भी आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं। मार्केट, कारखानों वगैरह जहां भी आप जाएं, जहां पे स्मोक आ रहा है, जहां पे धुआं आ रहा है, मास्क पहनकर जाएं। बड़ी सीधी सादी बात है। मास्क, कोई कहे यार रो रे कोरोना तो बंद हो गया यार, अब तो मास्क पहना हुआ है। तो जी, मास्क कोरोना की सुरक्षा नहीं है, ये मेरी सुरक्षा है।
अपनी सुरक्षा आपके हाथ में। और धूल और केमिकल से बचने के लिए मुंह पर सुरक्षा का मास्क लगाएं। और याद रखें, मुंह में कहते हैं डालने से पहले आहार और मुंह से निकलने से पहले बात, दोनों को देख लें कि ये ठीक है कि नहीं। मैंने तो क्या कहा, मुंह के अंदर और बाहर आने वाली, अंदर क्या जाता है खाना, बाहर क्या आता है हमारी आवाज और हमारी बात। ये दो चीजों का हमेशा ध्यान, और इन दो चीजों का ध्यान रखते हुए पौष्टिक आहार लें और एक दिन में करीबन 7-8 गिलास पानी पी लो। कुछ भी करके पानी कम से कम अपने पूरे दिन की आहार के साथ 7-8 गिलास पानी पी के रखो। उससे ज्यादा भी पी सको तो पी लो, अच्छे तरीके से पानी पी के रहिए। इससे हम सुरक्षित रहते हैं और हमारे को बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिला रहता है। याद रखिए इस चीज को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बिल्कुल मैं आपके साथ का ही, मैं बिल्कुल आपके बीच में हूं, आपके साथ ही डिस्कशन कर रहा हूं इस चीज की कि हमको किस तरीके से अपना जीवन बेहतर बनाना है। और ये सब बीमारियां नहीं हम डिस्कस कर रहे फ्रेंड्स, इस चीज को जान लो, ये बीमारियां नहीं हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए। देखिए कोई भी चीज अगर किसी को होती है और अगर हमारे दिए हुए प्रोडक्ट से ठीक होगी तो वो क्या होगी, देखिए वो तो एक मेडिसिन तो मेरे लिए होगी ही, लेकिन वो मेरे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी तो होगी ना। तो इस चीज के जान लीजिए कि मैं दो बातें करता हूं, वो ये कि एक तो हम अपने प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, दूसरा अपनी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं। और यही है दार्जुनाइन का काम। दार्जुनाइन के डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए आप सबको बड़ा अच्छा महसूस होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी जरूरत को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है दार्जुनाइन के अंदर रहने का मतलब। स्वास्थ्य संजीवनी, हमने आज तक इस प्रोडक्ट को बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत बार देखा है, लेकिन एक नया नजरिया मैं आपको देता हूं। नया नजरिया ये है कि देखिए, आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि हम सबको खांसी, जैसे मैंने कहा 10 में से 2 या 3 आदमियों को खांसी होती है। अब आपसे एक बात पूछने जा रहा हूं, 10 में से 2 या 3 आदमियों को खांसी होती है, आपके घर के अंदर भी 6-8 आदमी हैं, आपके घर के अंदर भी हैं, घर के बाहर के लोग भी आपके पास आते रहते हैं। लेकिन जब जिसको जब प्रॉब्लम होती है उसी टाइम पर ही उसका ऑर्डर देता है, और ऑर्डर आने में 2-3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य संजीवनी को अपने कबर्ड का हिस्सा बना लो। अपने दवाइयों का कैबिनेट जो होता है आपका घर का, स्वास्थ्य संजीवनी जैसी चीज, जो कि 10 में से 2 आदमियों को किसी न किसी सीजन के अंदर खांसी, जुकाम, कभी कुछ ना कुछ एलर्जी, इस तरह की चीजें होती ही रहनी है। हर सीजन बदलना है तो होना ही है। कभी धुआं उड़ेगा, कभी स्मोक आएगा, कभी एलर्जी होगी, कभी मौसम बदलेगा। अगर ये सब कुछ होना ही है तो मेरी मेडिसिन कैबिनेट का आज तक स्वास्थ्य संजीवनी पार्ट क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? फिर मेरी कैबिनेट का, मेरी जो मेडिसिन कैबिनेट है उसका पार्ट स्वास्थ्य संजीवनी क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ये मेरा मैसेज आज नोट करके अपने पास ले जाइए। ये है नंबर 1 मैसेज इस प्रेजेंटेशन का, वो ये कि अपने हेल्थ का ध्यान आप बीमार होने से पहले कर सकते हो, बीमार होने के बाद नहीं कर सकते। जैसे हिसाब होता है ना, एक्सीडेंट होने के लिए अपने गाड़ी की स्पीड का कंट्रोल एक्सीडेंट होने से पहले रख सकते हो, बाद में नहीं रख सकते, फिर तो एक्सीडेंट हो ही गया। इसलिए वही कह रहा हूं, स्वास्थ्य संजीवनी को अपने घर की मेडिसिन कैबिनेट का पार्ट बनाइए। क्योंकि किस टाइम पर क्या चीज आ रही है वो आपको बताने के नहीं आएगी। किस टाइम पर आपको कभी वायरल फीवर हो रहा है, कभी खांसी का अटैक हो रहा है, कभी जुकाम लग रहा है, कभी एलर्जी हो रही है, कभी आपको खांसी, किसी को
मौसम बदलने की खांसी लगातार तंग कर रही है, मदर को है, फादर को है, भाइयों को है, बहनों को है, किसी को भी है, तो जिस टाइम होगी उस टाइम तो स्वास्थ्य संजीवनी का ऑर्डर नहीं जाएगा ना, स्वास्थ्य संजीवनी का ऑर्डर तो उससे पहले जाएगा, याद रखिए। इसलिए स्वास्थ्य संजीवनी को अपने घर की मेडिसिन का, की कैबिनेट का पार्ट बनाइए। नंबर 1 मैसेज। आगे, और ये सारी चीजों के लिए आपके काम आएगी। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता था। देखिए, अस्थमा आप 2-3 प्रकार का अपने आसपास देखेंगे। एक तो अस्थमा होता है जिसमें कि पंप लेके चलते हैं हमेशा। एक दिन में कोई आदमी 6 बार पंप लेता है, और साथ में अगर 2 या 3 बार स्वास्थ्य संजीवनी लेकर वो 6 बार से कम होकर अगर 2 बार कर पंप लेना पड़ जाए, तो क्या बुरा होगा? अच्छा होगा ना। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, किसी को 100% स्वास्थ्य संजीवनी देने की कोशिश मत करो कि 100% अस्थमा का रोगी ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य संजीवनी। नहीं, अगर आपका अस्थमा का रोगी है और उसको साथ में स्वास्थ्य संजीवनी भी देते हो, क्योंकि हर अस्थमा के रोगी की शुरुआत जो होती है अस्थमा की, वो होती है खांसी जुकाम से। खांसी जुकाम बिगड़ता बिगड़ता अस्थमा तक पहुंचता है और फिर सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऐसे में अगर किसी अस्थमा के रोगी की आप एक दिन में 5 या 6 बार जो उसको लेना है, उसने पंप लेना है, उसकी जगह पर 5 या 6 की जगह 2 या 3 बार, स्टीरॉयड है, देखो जी, पंप सीधी सादी बात बोलूं, स्टीरॉयड है। एक बड़ी ऐसी ऐसी दवाई है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जिनमें से एक जबरदस्त साइड इफेक्ट है, हड्डियों को खोखला कर देता है वो। और बहुत सारे और साइड इफेक्ट हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लंबा सब्जेक्ट है इस मामले। और अगर हम उसका वो जो ड्यूरेशन है उसकी, जो 5 या 6 बार वो अगर पंप लेता है एक दिन में, 5 या 6 से अगर 2 बार हो जाए वो पंप, क्या ठीक नहीं है? और बाकी सीओपीडी के लिए आप स्वास्थ्य संजीवनी तो सिर्फ इस्तेमाल कर ही सकते हैं। सीओपीडी के लिए स्वास्थ्य संजीवनी तो है ये प्रोडक्ट। गंभीर खांसी, सर्दी, छींकना, घरघराहट, ब्रोंकियल ट्रैक से संबंधित कोई भी समस्या, ये ऐसी चीजें आपको अपर, इनको यूआरटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूआरटीआई कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर अगर आप एलोपैथी में जाते हैं, आपको तरह तरह के एंटी एलर्जिक, क्योंकि सारा दिन आपको नींद आती रहेगी जैसे आपने विस्की पी रखी हो, झोंके आते रहेंगे नींद के, ऐसी हालत हो जाती है। और जबकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कोई नींद के झोंके नहीं आते और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। किसी भी तरीके का बुरा इफेक्ट दिए बगैर अगर आप किसी को अच्छा ठीक कर रहे हैं, तो वो कैसा फील करेगा? ये वो प्रोडक्ट है जो कि आपको मार्केट के अंदर आपके डाउनलाइंस का कॉन्फिडेंस, आप जो किसी आदमी को ज्वाइन करवाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस जीतने में भी आपको ये मदद कर सकती है स्वास्थ्य संजीवनी। ये आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एक जनरल, जो भी लोग हैं आपके जानकार जानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बनाने के अंदर ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी मदद कर सकती है। ये है वो स्वास्थ्य संजीवनी। और इसके अंदर बिल्कुल साधारण घर की चीजें, भारंगी, बहेड़ा, अडूसा, काली मिर्च, तुलसी, शहद, दालचीनी, ये सब चीजें। और ये सब चीजें आप साधारण, और इसीलिए साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक साधारण, एक बिल्कुल साधारण फॉर्मूला है, और बिल्कुल आयुर्वेद का ऐसा अच्छा फॉर्मूला है जो कोई साइड इफेक्ट ना दे आपको। ये देखिए, हनी है, गले को, कफ को मदद करता है, मांसपेशियों में ऐंठन सिनवन से दूर होती है। काली खांसी जैसे वसाका है, ये ऐसी चीजों को काली खांसी वगैरह के अंदर, ब्रोंकाइटिस जैसी चीजों के अंदर वसाका बहुत इफेक्टिव है। और ब्लैक पेपर, ब्लैक, पता नहीं सदियों से, पता नहीं कब से ये काली मिर्च जानी जाती है कि जुकाम के अंदर काली मिर्च अगर ले लो तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। काली मिर्च थोड़ी सी चाय के अंदर डालते हैं, हम हमेशा दही में डाल के खाते हैं। क्यों काली मिर्च का इतना इस्तेमाल करते हैं? घर के अंदर एक मसाला है काली मिर्च हमारा,
काली मिर्च क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिलीव करती है। भारंगी है, सामान्य सर्दी, साइनोसाइटिस वगैरह की, बहेड़ा, तुलसी, ये सब चीजें एक ऐसी चीजें हैं आपके सामने, ये आपके झोली के अंदर एक ऐसी चीजें डागर साहब ने डाली है। मैं रियली, मैं डागर साहब को हमेशा ये कहूंगा कि इतने अच्छे प्रोडक्ट जो है वो लेके उन्होंने दार्जिलिंग के अंदर डाले हैं, जिसके कारण कि आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है। आप उस अच्छे प्रोडक्ट से अपनी नहीं, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, तो करिए ना। 1 या 2 चम्मच खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ, बड़ा आसान है लेना। और अभी और बातें मैं करने लगा था कि ये अस्थमा की प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म नहीं होती, और बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो कि अस्थमा के रोगियों को आप दे सकते हो, और बड़े आराम से अपने डाउनलाइन हैं या अपने प्रोस्पेक्ट हैं या जो भी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। जैसे हल्दी, सदियों से इस्तेमाल होती आ रही हल्दी हमारे घर के अंदर, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अ, अस्थमा के अंदर खासकर बहुत बेनिफिशियल है। खाली पेट लेने के लिए बोली, जब भी हल्दी लें खाली पेट लें। अगर कोई आदमी उसको दूध के साथ नहीं ले सकता, खाली पानी में उबाल कर लें। उबालते कैसे हैं? हल्दी का 1 चम्मच डालकर पानी डालिए और पानी को तब तक उबालिए जब तक आधा न रह जाए। पानी को तब तक उबालिए हल्की आग के ऊपर जब तक आधा न रह जाए। फ़िल्टर करो, पी लो, 2 बार पी लो, एक ही बार बना लो, सुबह भी पी लो और शाम को भी पी लो, लेकिन ध्यान रखना खाली पेट पीना। खाली पेट पीना और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है इसको दूध में लो, इसको आप दूध में ले सकते हैं, खाली पानी के साथ भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी अगर हल्दी बनाना है, तो 2 गिलास लेने होंगे। 1 चम्मच हल्दी डालो और इसको तब तक हल्की आग पे उबलने दो जब तक 1 गिलास ना रह जाए, और फिर इसको आधा गिलास सवेरे पी लो और आधा गिलास शाम को पी लो। और ये बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद करेगा। आपके बहुत सारे आर्थराइटिस के रोगों में मदद करेगा, आपके अस्थमा के अंदर मदद करेगा, आपके आपके ब्रोंकाइटिस के अंदर मदद करेगा। ये ये तो एक ऐसी रामबाण चीज़ बन जाती है कि हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत चीज़ों के अंदर आपकी मदद करेगी। और इसके बाद आपके पास हैं दा मोलिक के ऑर्गेनिक और इतने बढ़िया मसाले जो कि हैं कार्डेमम, सिनेमम, क्लोव और काली मिर्च। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं आज। आप ये लेकर बड़े आराम से आप घर बैठे अपने बड़े अच्छी तरीके से आप इनको इस्तेमाल करके अपने जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर रख सकते हो। दालचीनी है जैसे, दालचीनी और शहद को सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और रात के टाइम आप अगर अस्थमा के रोगी हैं या अगर आपको ब्रोंकाइटिस का अटैक हुआ हुआ है सर्दियों के अंदर, या आपको मौसम बदलते टाइम कुछ ऐसा होता है, तो आप दालचीनी और शहद इकट्ठा मिला के रात को चाट के सोइए ना। देखिए कितना आराम मिलता है, और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ती है और आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं इससे। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जो कि आपको घर बैठे-बैठे बिना कहीं जाए आप आराम से इसको बनाकर और इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग है जैसे, मालूम नहीं कब से लौंग अपने मुँह की अच्छी स्मेल को ठीक करने के लिए लौंग को इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मुँह मुँह में से स्मेल आ रही है, एक लौंग खा ले, ठीक हो जाएगी। तो वही बात है। और ये लौंग को देखा गया है कि ये अस्थमा के अंदर भी बहुत अच्छा है। और अगर इसको पानी के अंदर उबालकर, लहसुन के साथ इसको उबालकर और ये लेते हैं, या इसको भून के लहसुन के साथ इसको लेते हैं, तो अस्थमा के रोगियों को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आराम आता है इससे। और जो सीओपीडी के लोगों को भी बहुत अच्छी तरह आराम आता है इससे। ये आपके घर की चीज़ें हैं, आपकी कंपनी की चीज़ें हैं। लौंग है, आप लौंग लो, उसको लहसुन के साथ भूनिए और आप ले सकते हैं बड़े आराम से। और लौंग को अगर खाली उबाल कर लेना चाहें वैसे भी ले सकते हैं। और ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको घर बैठे-बैठे आराम दे सकती हैं। आपको एकदम इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आने देती। इलायची है जैसे, इलायची पता नहीं कब से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और फेफड़ों के अंदर रिलीफ देने के लिए इलायची तो एक ऐसी चीज़ है जो कि सदियों से जानी गई। ज़ुकाम वगैरह के अंदर लोग इसकी चाय बना के पीते हैं, लोग इलायची को मुँह में चबाते रहते हैं, और इसकी तासीर को गर्म माना गया है, शरीर को गर्मी देती है। और बड़ा अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और आपको बड़ा बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। इलायची एक ऐसी चीज़ है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है।
और काली मिर्च की तो जवाब ही कोई नहीं है। ये इसको कहते हैं ये स्टोर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसकी चाय पियो, इसको सवेरे उठ के आप अपने गले के अंदर आप चबा चबा के खाइए, देखिए कितना आपको बढ़िया इफेक्ट मिलता है। इसको अस्थमा के अंदर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट जाना गया है काली मिर्च को। और ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कि अ, आपके घर में है प्रॉब्लम, आपके घर में है इलाज, आपके घर में है अगर प्रॉब्लम है, आपके घर में इलाज है। हर हमने बात की कि 10 में से 2 या 3 आदमियों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन हमारे पास है, बहुत कुछ है। अगर ये चैलेंज है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी है इसका। और ये भी आपके पास है शहद, और मेरा ख्याल मार्केट का सबसे बढ़िया क्वालिटी का शहद आपके पास है इस टाइम पर। और आपके गले की इन्फेक्शन को दूर रखने के अंदर हेल्प करता है। और अस्थमा अस्थमा के केसेस के अंदर एक खास बात है शहद की, ये आपको एनर्जी देता है, आपके जिगर को, लिवर को भी एनर्जी देता है। और आप अगर शहद लेते हैं तो शहद आपको एक चीज देना चाहूंगा, ये वो टाइप का मीठा है जो कि इवन डायबिटीज के लोग भी शहद ले सकते हैं। अगर उनकी डायबिटीज उन्होंने कंट्रोल की हुई है तो डायबिटीज के लोग भी शहद को ले सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको हमेशा हर तरीके से सूदन करता है। आप जैसे मर्जी लीजिए इसको, चाहे ब्रेकफास्ट में ले लो, चाहे रात को सोते टाइम ले लो, चाहे दालचीनी में मिक्स करके ले लो, चाहे इलायची में मिक्स करके, चाहे काली मिर्च में मिक्स करके, इसको हर तरीके से आपकी हेल्प करता है। और अस्थमा के अंदर तो ये खासकर इसको इसकी हेल्प जानी गई है। ये है वो शहद। और अभी जो सबसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है, और इसका सबसे अच्छा उपयोग अस्थमा में, इसका सबसे अच्छा उपयोग सीओपीडी के पेशेंट्स, क्योंकि सबसे जल्दी बाहर के जो ऑक्सीडेशन अटैक जो हो रहे होते हैं अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट्स को हो रहे होते हैं, सबसे पहला अटैक जो होता है अगर बाहर की पोल्यूशन का अटैक और बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन अटैक अगर बाहर के होते हैं, और ये है स्टोर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और सुपरइम लेकर आप बड़े आराम से बहुत अच्छा आराम पा सकते हैं अपनी इन्हीं कंडीशंस के अंदर। सीओपीडी के अंदर जुकाम लगा हुआ है आपको, आपको अस्थमा बार बार अटैक करके परेशान करता है, कुछ भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती हैं तो आप बहुत अच्छी तरह सुपरइम लेकर अपने आप को रिलीफ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सम अप कर दूं, मैंने आज आपसे बात की कि किस तरीके से अस्थमा एक बड़ा भीषण रोग है और बढ़ता जा रहा है। अस्थमा पहले हेरिडिटी की बीमारी होती थी कि परिवार से आनुवंशिक चली आती थी, लेकिन अब आकर वो अस्थमा और सीओपीडी में कन्वर्ट हो गई, ये दो कन्वर्ट हो गई। पहले तो सिर्फ अस्थमा हुआ करता था, पोल्यूशन नहीं होती तो सीओपीडी नहीं होती थी, कम होती थी बहुत ज्यादा, कि देखने लायक खांसी जुकाम होती थी, चलो यार हो गई। लेकिन अब सीओपीडी होने के कारण एक ऐसा हो गया कि एक हो गया अस्थमा और एक हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये दो बीमारियां जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो अस्थमा से कहीं आगे निकल गई। ये वो दो चीजें हैं। और ऐसे में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि दोनों के अंदर काम में आता है। एक के अंदर वो अस्थमा की दवाइयां जो स्टेरॉइड जो डॉक्टर तरह तरह के देते हैं, हमारी स्वास्थ्य संजीवनी उन स्टेरॉइड्स की डोज को कम करने के अंदर काम में आ सकती है। और अगर शुरुआती अस्थमा है तो उसके अंदर वो काम आ सकती है, अगर शुरुआती है और कम है अगर किसी को तो वही काम आ जाएगी। लेकिन ब्रोंकाइटिस केसेस के अंदर 100% हमारी स्वास्थ्य संजीवनी अच्छी तरह काम में आ सकती है और आप काम ले सकते हैं। और इनके साथ हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, हमारे जो दाजोनाइन के अंदर जो दामोलिक के मसाले हैं, उनको आप इस्तेमाल करके घर के तरीके से उनको इस्तेमाल करके आप बड़ी अच्छी तरीके से अपना लाइफ को बेटर कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमारी दार्जुनाइन ऐसी पोजीशन हो जाए मार्केट के अंदर कि लोगों को लगे कि ये उनके बेनिफिट के लिए आई है, क्योंकि हम वो बेनिफिट वाली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और स्वास्थ्य संजीवनी उन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में है। हमारे दामोलिक मसाले सारे ऑर्गेनिक मसाले हैं सारे,
सबके सब ऑर्गेनिक मसाले हैं, शहद है साथ में, और साथ में आज आपके सामने है सुपरम। ये प्रोडक्ट आपको बड़े आराम से अपनी आपकी पारिवारिक सिचुएशन को बड़े अच्छे से कंट्रोल करके आपको मदद करते हैं कि आप एक बेहतर जिंदगी में कॉन्फिडेंटली बिता सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का इतनी देर। आप थैंक यू वेरी मच। और मैं अब आपके कोई भी सवाल अगर हैं तो प्लीज अपने सवालों को मेरे सामने रखिए, मैं उनके थोड़ी देर तक आंसर तो दूंगा ही। तो आपके सवाल वेलकम हैं, आप अपने सवाल कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो, हाँ प्रिया जी, कोई हाँ। सवाल अगर किसी के हैं तो प्लीज मेरे को बताइएगा जरा। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि कोई दालचीनी के बारे में एक बार दोबारा जानना चाह रहा है। हम वापस ले चलते हैं दालचीनी के ऊपर, ऐसी क्या बात है। ये आ गया दालचीनी, ये रहा दालचीनी के फायदे। अस्थमा के मरीजों के लिए शहद और दालचीनी फायदेमंद साबित हो सकता है। रात में सोते टाइम शहद और दालचीनी का सेवन करें, बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और दालचीनी एक खासकर जानी गई है, ये हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है। क्योंकि ऐसा होता है हमारे अंदर ऑक्सीजन कम जाने के कारण अस्थमेटिक केसेस के अंदर ना इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जब हम शहद और दालचीनी का मिक्सचर जब लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा इजाफा होता है। और साथ में दालचीनी को बड़ा अच्छी तरह जाना गया है कि ये वजन घटाने में भी काम आती है। तो जो भी इसका रेगुलरली अगर कंज्यूम करते हैं इसको, तो ये उनका वजन घटाने के अंदर भी बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो दालचीनी एक बहुत बढ़िया चीज है, बड़े आराम से बहुत सारी चीजों में काम आती है। डायबिटीज में काम आती है, वजन घटाने में काम आती है, इम्यूनिटी इंप्रूव करने में काम आती है, और अस्थमा के अंदर भी काम आती है। और बल्कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर भी दालचीनी बहुत काम में आती है। और कुछ जानना चाहते हैं तो और बताओ। सर थैंक एक यू सो क्वेश्चन और है कि किसी ने क्वेश्चन किया है कि अगर वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनका सांस फूल जाता है, मतलब तो ये भी अस्थमा के लक्षण है या क्या है? मच। प्रिया जी, मैं उनसे मेरे पास भी कई कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि उनको ना असेसमेंट कराने की जरूरत होती है। देखिए जी, थोड़ा सा चलने पर जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है, एक तो अस्थमा की भी है, लेकिन ये दूसरी चीज जो है इसकी सांस फूलने की ये प्रॉब्लम है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्लीज चेक कर लें कि हार्ट की अगर नहीं है तो हार्ट को रूल आउट करके अस्थमा को अपना ट्रीट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इनको ये चेक करवाने की जरूरत होगी, प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, somebody wants to know about GIT-14। सब आपसे सब रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अपना जो आज का सब्जेक्ट है हमारा स्वास्थ्य संजीवनी का, उसके ऊपर ही अपने सवाल केंद्रित रखें। बाकी प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास बाकी टाइम पर टेलीफोन करके आप पता कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, अगर अस्थमा किसी छोटे बच्चे को है तो क्या उसमें भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं? द किड इज ऑफ अराउंड 12 years। हाँ, 12 साल के बच्चे को तो दे ही सकते हैं। 12 साल के बच्चे को आराम से दे सकते हैं। देखिए, 12 साल के बच्चे को अगर है, और ये देखना होगा उसको अभी डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहा है। 12 साल के बच्चे को तकरीबन डॉक्टर दे रहा होता है भी एक दो टाइम, उनको कहते हैं कि स्प्रे, मुंह में जो स्प्रे लेते हैं स्टीरॉयड का, तो वो उनको लेने के लिए डॉक्टर बोलता होता है। तो 12 साल के बच्चे ये रिकवर बड़ी जल्दी कर जाते हैं। इनकी बड़ी मजेदार एक बात होती है, डेवलपिंग शरीर होता है ना, तो ये रिकवर बहुत जल्दी करते हैं। तो इसलिए इनको स्वास्थ्य संजीवनी साथ में दे दो। आप देखेंगे कि उनकी जो स्टीरॉयड की डोज है वो बहुत कम हो जाएगी, और होता होता है होते होते हो सकता है कि उनकी स्टीरॉयड की डोज खत्म हो जाए। और तकरीबन बच्चों में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि इनमें अस्थमा ठीक हो जाता है। बड़ों में ठीक नहीं होता, लेकिन बच्चों में ठीक हो जाता है। तो इसलिए दे सकते हैं बड़े आराम से 12 साल के बच्चे को, कोई ऐसी बात नहीं। ध्यान रखिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ऑलरेडी अस्थमा का पंप यूज कर रहे हैं हाँ तो जी। पूछ रहे हैं कि क्या संजीवनी स्वास्थ्य संजीवनी लेने से उनका पंप छूट जाएगा क्या? देखिए, कम पंप छूटने की बात ना करें, पहले तो ये करें कि आप पंप रखें जेब में, और स्वास्थ्य संजीवनी साथ में लेते रहें।
हो सकता है आप जो पंप एक दिन में 4 बार ले रहे थे वो 2 बार में आ जाए, तो ये भी एक 2 बार तो छूट गया ना वो, है ना, ये हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका पंप जितनी कम बार इस्तेमाल होगा उतने साइड इफेक्ट कम होंगे उसके, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए स्वास्थ्य संजीवनी इसलिए हमारी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, कि आपको 100% ना सही तो चलो 70% तो आराम आया, ऐसी क्या बात है। तो ले सकते हैं, बड़े आराम से लेके देख लीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनसाइटिस में क्या दे सकते हैं? साइनोसाइटिस के अंदर मैडम एंटी एलर्जिक जरूरत होती है, उनको कहिए गरारे करते रहें और स्वास्थ्य संजीवनी दिन में 2 बार लेते रहें, आराम आ जाएगा उनको, देखेंगे। साइनोसाइटिस, क्योंकि ये किसी भी चीज से ना, साइनस हमारे होते हैं, ये किसी चीज से ठीक नहीं होते, अपने आप ठीक हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। साइनस ना हमारी खाली जगह होती है गालों के अंदर और आंखों के ऊपर खाली जगह होती है, इनके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि उनके जो एंट्री पॉइंट होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नजला लग जाता है या कभी कोई एलर्जी हो जाती है, तो इस कारण से वो साइनसेस के अंदर पेन रहने लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी बीमार है, कुछ नहीं है, कोई बीमार नहीं होता। तो इसलिए साइनोसाइटिस केसेस के अंदर हम 100% का वादा नहीं करते, लेकिन हाँ आराम आएगा, पक्का आएगा। उनको कहो भाप लेते रहें, गरारे करते रहें और साथ में दिन में 2 बार स्वास्थ्य संजीवनी लेते रहें, आप देखेंगे पहले से बहुत बेहतर होगा। याद याद ये रखें कि दिन में हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार भाप लेनी है, और भाप बहुत ज्यादा नजदीक जाके नहीं लेनी, स्किन जल जाएगी रोज रोज। भाप थोड़ा दूर से भाप लेनी है और गरारे करने हैं और स्वास्थ्य संजीवनी दिन में 2 बार लेनी है। ध्यान रखें भाप के ज्यादा नजदीक मत जाइएगा, 100 डिग्री की होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका भाप का। ठीक है जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 साल से ठंड के टाइम पे खांसी होती थी, बट अभी डॉक्टर ने डायग्नोस करके बोल दिया कि ये दमा बन गया है, तो उसको क्या देना चाहिए? ये बहुत केसेस के अंदर हुआ है प्रिया जी, बहुत केसेस के अंदर हुआ है कि जो खांसी लगातार रहते रहते, तो इसलिए हम सभी को हमेशा कहते हैं कि बहुत एहतियात बरतो यार, बहुत बहुत ध्यान से रहिए। खांसी जो होती है ये बहुत लोगों की दमा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा ध्यान से रहना पड़ता है। तो स्वास्थ्य संजीवनी से इनको बहुत आराम आएगा, आप देखिएगा। इनको कहिए गरारे करें, भाप लेते रहें, दिन में कम से कम एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो ले लें, भाप लेते रहें और साथ में स्वास्थ्य संजीवनी सवेरे शाम लेंगे, तो इनका कम से कम नहीं तो वो जो प्रॉब्लम वाला पीरियड है वो इमीडिएटली लेते ही एक हफ्ते के अंदर 50% 60% तो ठीक हो ही जाएगा और आप देखेंगे और धीरे धीरे अच्छा आराम आ जाएगा इनको। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, लाखों लोगों की है, लाखों लोगों की है। बहुत लोगों को खांसी रहते रहते दमे की शिकायत हो जाती है। हाँ सर, जी, यानी ये है कि स्वस्थ रहने के लिए कितने समय तक इसका सेवन करना है, डेली लेना है या कैसे रहना है? देखिए जब तक आप बीमार हैं तब तक आप डेली ही लेंगे, दिन में 2 बार। फिर कम बीमार हो जाएंगे थोड़े तो फिर दिन में 1 बार लेना शुरू कर दीजिए, सिर्फ रात को, और फिर ठीक हो जाएंगे तो बंद कर दीजिए। इसको हमेशा लेने की चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी बीमारी के लिए होती है उसको रोज नहीं लेते होते। देन GIT-14 डाल के गागल्स कर सकते हैं? आप कर लीजिए अगर आप सूट करते हैं आपको, अगर आपको सूट करते हैं GIT-14 डाल के गार्गल्स अगर करना आपको अच्छा लगता है और आराम आता है आपको, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम पी सकते हैं तो गार्गल्स भी कर सकते हैं, उसको ऐसी क्या बात है। हाँ 2 ड्रॉप डालिएगा बस, ध्यान से, ज्यादा नहीं डालिएगा। देन देयर इज अ क्वेश्चन, लंग कैंसर में क्या लेना चाहिए? सीधा अस्पताल जाना चाहिए मैडम, और कुछ नहीं करना चाहिए। I'm just going through the questions once again. I think that's all for today. Oh, thank you so much, thank you Priya ji, thank you for giving So there is कभी भी कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग, ठीक है सर, यही है, these are the relevant questions. बहुत बहुत शुक्रिया सबको, सबको मेरे साथ इतनी देर रहने के लिए। और स्वास्थ्य संजीवनी को अपने, मेरा मैसेज सबको यही है, स्वास्थ्य संजीवनी को अपनी मेडिसिन कैबिनेट का पार्ट बनाइए। जिस दिन बीमार पड़े उस दिन स्वास्थ्य संजीवनी मंगाएंगे तो शायद वो आपको जरूरत में काम नहीं आएगी,
इसलिए स्वास्थ्य संजीवनी को हमेशा अपनी मेडिसिन का कबर्ड बनाइए, क्योंकि आपके बीच में ही हैं 10 में से वो 3 लोग जिनको की स्वास्थ्य संजीवनी की जरूरत पड़ सकती है। सर सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सबको बहुत बहुत शुक्रिया।